आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द वाटर साइकिल। बेसिकली हम लोग इसमें ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी के बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। फिजिकल ज्योग्राफी समझने के पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स समझने होंगे। इन्हीं बेसिक टर्म्स की सीरीज की पहली वीडियो है। इसमें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है एवेपोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, ट्रांसपिरेशन एंड सरफेस रन ऑफ। अब आप एक एक करके पहचानिएगा। देखिएगा, जो पहला टर्म है रेन, स्नो, स्लीट और हेल, ये किसका टाइप है? तो हमें पता है प्रेसिपिटेशन इतने फॉर्म में हो सकता है, रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, स्लीट के फॉर्म में और हेल के फॉर्म में। आगे की इस सीरीज में, आगे की वीडियोस में हम अभी एक एक करके आपको क्लियर करेंगे। दूसरा देखिए, पहचानने की कोशिश करिएगा। वाटर वेपर टर्निंग इनटू लिक्विड, वाटर वेपर लिक्विड में बदल जाती है, इनमें से क्या है? तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको, ये कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन। तीसरा देखिए, वाटर फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, जमीन की सतह पर पानी का बहना। जैसे आसमान से पानी बरसा या खूब ज्यादा रेनफॉल हुई तो वो सरफेस रन ऑफ होगा। पानी सड़कों पर बह रहा है, जमीन पर बह रहा है, दिस इज नोन एज सरफेस रन ऑफ। तो वाटर फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ लैंड इज द सरफेस रन ऑफ, राइट। नेक्स्ट वन इज इनफिल्ट्रेशन। अभी सॉरी, प्लांट्स आर नीडेड, तो प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? ट्रांसपिरेशन। पौधे को अपने वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए ट्रांसपिरेशन करना पड़ता है। अब इसी वीडियो में हम समझेंगे ट्रांसपिरेशन होता क्या है। नेक्स्ट देखिए, वाटर एब्सॉर्बिंग इनटू द सॉइल, पानी का सॉइल में एब्सॉर्ब हो जाना। इट इज वेरी क्लियर, दैट इज इनफिल्ट्रेशन। पानी का रिस रिस कर सॉइल के अंदर चला जाना इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। लिक्विड चेंजिंग स्टेट इनटू गैस इज नोन एज एवेपोरेशन। याद रखिए, अभी इस पूरे वीडियो में हमें इन 6 शब्दों को समझना है। व्हाट इज एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, ट्रांसपिरेशन एंड सरफेस रन ऑफ। एक एक करके देखते हैं। अभी हम पहला समझने जा रहे हैं व्हाट इज एवेपोरेशन। द सन एवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है एनी वाटर बॉडी, रिवर, लेक, ओशन। जब सूरज की लाइट इस पे पड़ती है या आइसोलेशन, सन इंसुलेशन होता है तो पानी गर्म होगा और वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। दिस इज नोन एज एवेपोरेशन, राइट। स्टेट टू अ गैस, वाटर किस में बदल रहा है? वाटर की स्टेट चेंज हो रही है और ये गैस में बदल रहा है, यानी लिक्विड टू गैस जब कन्वर्ट होगा तो क्या कहलाएगा? एवेपोरेशन कहलाएगा, ठीक है। एवेपोरेशन के लिए हीट इसेंशियल एलिमेंट है। अगर हीट होगी तो ये प्रोसेस होगा, जितनी ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा एवेपोरेशन होगा। ग्रेटर सरफेस एरिया स्पीड अप द प्रोसेस, बिल्कुल सही। जितना ज्यादा बड़ा किसी वाटर बॉडी का सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी एवेपोरेशन होगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने अपने घर की छत पर एक बोतल में पानी भर के रखा और एक थाली में पानी भर कर रखा, तो आप देखेंगे कि उतना ही पानी जो बोतल में भरा था और थाली में रखा था, थाली का पानी या प्लेट का पानी जल्दी सूख गया है और बोतल का पानी देर में सूखा है या देर में वाष्पित हुआ है, एवेपोरेट हुआ है। इसका क्लियर मतलब है द सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ एवेपोरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई छोटी वाटर बॉडी है, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, कोई रिवर है, तो सबसे ज्यादा एवेपोरेशन रिवर में होगा, उसके बाद लेक में होगा, फिर पॉन्ड में होगा। ये डिपेंड करेगा कितना सरफेस एरिया है। तो एवेपोरेशन फिलहाल 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा कि एक तो हीट कितनी है, दूसरा इस जितनी ज्यादा हीट होगी उतना एवेपोरेशन होगा। नंबर 2, द सरफेस एरिया कितना है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। देखिए, इतनी इमेजेस बनी हुई है। आप इसमें देख सकते हैं कि 6 इमेजेस बनी हुई हैं। इनमें से क्या चीज कौन सी में एवेपोरेशन तेज होगा? जिसमें तेज होगा उसे क्विक बोल रहे हैं और जिसमें धीरे होगा उसे स्लोअर बोल रहे हैं। तो एक क्लाउडी डे है। क्लाउडी डे का मतलब क्या है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं।
बादल है या हेज है, धुंध छाई हुई है, तो हमें पता है कि इन सब परिस्थितियों में जो सूरज की रोशनी है वो पृथ्वी तक कम पहुंचेगी, जो सोलर इंसुलेशन है वो कम होगा। सोलर इंसुलेशन कम होने की वजह से एवोपरेशन कम होगा। तो क्लाउडी डे में इंसुलेशन कैसा होगा? कंपैरेटिवली स्लोअर होगा। स्मॉलर सरफेस एरिया, अभी हमने डिस्कस किया, एवोपरेशन का सरफेस एरिया से डायरेक्टली रिलेशन है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना एवोपरेशन होगा। अगर स्मॉल सरफेस एरिया है तो हम कहेंगे कि ऐसा होगा, स्लोअर होगा। ड्राई एयर, इसका एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आप हमें ये बताइए कि आपके कपड़े गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं कि बरसात में जल्दी सूख जाते हैं? तो आप पाएंगे कि आपके कपड़े गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्राई एयर में एवोपरेशन क्या होता है? ज्यादा होता है, राइट। सनी डे, एक धूप वाला मौसम है, तो एवोपरेशन कैसा होगा? क्विकर होगा, तेज होगा। लार्ज सरफेस एरिया है, खूब बड़ा सरफेस एरिया है, गर्मी है, क्विकर होगा। ह्यूमिड एयर है, बरसात की हवा है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो यहां पे कैसा होगा? स्लोअर होगा। आगे देखते हैं, व्हाट इज कंडेंसेशन। एवोपरेशन हम लोग ने समझ लिया, अब हमें दूसरा समझना है, व्हाट इज कंडेंसेशन। देखिए, वाटर चेंजिंग फ्रॉम गैस टू लिक्विड। जो वाटर गैसियस फॉर्म में था, आपने देखा एवोपरेशन में जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, और वही गैस जब वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, या एनी गैसेस, जैसे आपने देखा फ्रिज से कभी बॉटल बाहर निकाल कर रखी है आपने, या आपने कुछ वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज बाहर निकाल दिए, तो आप देखिए कि थोड़ी देर बाद जब आपने इसको ठंडा बाहर रखा हुआ है तो इसकी सतह पर कुछ पानी की ड्रॉप्स आपको दिखती हैं। बॉटल, फ्रिज की बॉटल पे आपने देखा, अगर फ्रिज की बॉटल आपने निकाल कर कभी टेबल पे रख दी, कभी बुक पे रख दी, तो आपने देखा वहां काफी पानी स्टोर हो गया। ये पानी आया कहाँ से? तो बिल्कुल क्लियर है, ये पानी बॉटल के अंदर से तो बाहर आया नहीं होगा। ये पानी कहाँ से आया है? कि जब इस ठंडी सरफेस ने एयर के साथ इंटरेक्ट किया तो जो एयर में मॉइस्चर था वो किस में बदल गया? उसका कंडेंसेशन हो गया। तो कंडेंसेशन कब होता है? अकर्स व्हेन वाटर वेपर टचेस द कूलर सरफेस और टचेस द कूल सरफेस। जब वाटर वेपर कूल सरफेस को टच करती है तो कंडेंसेशन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आपको पता है एक जनरल सा आइडिया, क्लाउड जो बनते हैं वो कंडेंसेशन के थ्रू बनते हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग क्लाउड के डिफरेंट टाइप ये सब भी डिस्कस करेंगे। रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन। इन जनरल प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वर्षण। प्रेसिपिटेशन निम्नलिखित तरीके हो सकता है। रेनफॉल, आप सबने इसको देखा हो इजली, अक्सर बरसात होना, पानी बरसना, क्या कहलाता है? रेनफॉल कहलाता है। स्नो, कहीं कहीं पे आपने स्नोफॉल भी सुना होगा, बर्फ का गिरना भी सुना होगा। तो जो स्नो है ये भी प्रेसिपिटेशन है। तो प्रेसिपिटेशन, वर्षण के अलग अलग प्रकार होते हैं। रेन एक हो सकता है, स्नोफॉल भी हो सकता है, और स्लीट भी हो सकता है। स्लीट आपने देखा होगा कि जैसे आपने कभी आइसक्रीम गोले खाए होंगे, एक बर्फ के गोले बनाने वाले बेचते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लीट, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। और इससे आप परिचित होंगे, हेल, ओले। अक्सर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो अक्सर इनका जो स्टॉर्म होता है वो हेल्स के साथ होता है। तो प्रेसिपिटेशन चार तरह से हो सकता है, रेनफॉल, स्नोफॉल, स्लीट और हेल फॉर्म के तौर पे, राइट। आगे देखिए, तीसरा हम लोग को जो समझना है, वर्ड सरफेस रन ऑफ। क्या होता है सरफेस रन ऑफ? कुछ इमेजेस को देखिए। आपने देखा पानी बरसा है, आसमान से बहुत रेनफॉल हुई, और वो सारा पानी जो है वो पृथ्वी पर बह रहा है, अलग अलग रोड पर बह रहा है, जमीन पर बह रहा है, और बहते बहते फाइनली कहाँ पहुंच रहा है? रिवर में पहुंच रहा है। अब ये जो पानी का एक ड्रेनेज पैटर्न के अकॉर्डिंगली बहना ही क्या कहलाता है? सरफेस रन ऑफ कहलाता है। या सरफेस पर पानी का बहना ही, अर्थ की सरफेस पर पानी का बहना ही सरफेस रन ऑफ कहलाता है। वाटर फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ लैंड इज नोन एज अ सरफेस रन ऑफ। क्लियर हो गया? आगे देखिए, आप पहचानिएगा इनमें से कहां पे सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा। सीधा सा पॉइंट है, एक स्टीप स्लोप है, खूब नुकीला सा पहाड़ है, और एक जेंटल स्लोप है। इमेज नंबर 1 और इमेज नंबर 2,
इनमें कहाँ सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा? तो बिल्कुल क्लियर है भाई, अगर स्टीप यहाँ पे पानी गिरेगा तो उसको रुकने के लिए बहुत कम चांस होंगे, पानी का रन ऑफ तेज होगा। या हम ऐसे समझे कि इस सरफेस पर पानी जो है बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होगा, बहुत कम एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और जबकि जो जेंटल स्लोप होगी यहाँ पे पानी धीमे धीमे बहेगा, क्योंकि स्लोप नहीं है, धीमे धीमे बहने से क्या होगा, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा। अगर इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो सरफेस रन ऑफ कम होगा। तो इन दोनों में आपके हिसाब से सरफेस रन ऑफ कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए? तो सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा स्टीप स्लोप पे। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, water on a steep slope is also moving faster. It is moving so fast it will run off instead of absorbing into the ground. जितना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन का मतलब पानी का रिस रिस कर पृथ्वी के अंदर जाना है, सॉइल की परमेबिलिटी से अंदर ट्रांसफर होना। जितना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, रन ऑफ उतना ज्यादा होगा। तो स्लोप में क्लियर हो गया। दूसरा समझिए, आपको क्या लगता है कि इनमें से सरफेस रन ऑफ ज्यादा कहां पे होगा? अर्बन एरियाज में और एग्रीकल्चर एरियाज में। अर्बन एरियाज में कंक्रीट्स की रोड ज्यादा है, एग्रीकल्चर में सॉइल है, परमेबिलिटी है। अब अगर पानी बरसा है तो जल्दी कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा? तो बिल्कुल क्लियर है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा एग्रीकल्चर एरियाज में। तो आप समझ सकते हैं कि अर्बन एरियाज में जो रन ऑफ होगा वो ज्यादा होगा और एग्रीकल्चर एरियाज में कम होगा। क्लियर है? तीसरा देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसको समझने के लिए। इन दो डायग्राम्स को देखिए। एक ऐसी जगह है जहां बहुत डेंस वेजिटेशन है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉपिकल मॉनसूनल फॉरेस्ट ले लीजिए, और एक एरिया ले लीजिए जो डेजर्ट है, ठीक है। इनमें से रन ऑफ ज्यादा कहां पे होगा? सरफेस रन ऑफ ज्यादा कहां पे होगा? तो देखिए, अब डेजर्ट ले लिए या मानिए कि यहाँ वेजिटेशन बहुत दूर दूर है, तो देखिए अगर डेंस वेजिटेशन और स्पैर्स वेजिटेशन में देखें तो ज्यादा जो सरफेस रन ऑफ होगा वो स्पैर्स में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी को बहने के लिए बिल्कुल फ्लोइंग मिलेगा, इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पानी ज्यादा बहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं है। यहाँ पे पेड़ पौधे, उनकी रूट्स, ब्रांचेस वगैरह होने से पानी क्या होगा? पानी का फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा। तो डेंस वेजिटेशन में और स्पैर्स वेजिटेशन में अगर हम दोनों में देखें तो सरफेस रन ऑफ ज्यादा कहाँ पे होगा? स्पैर्स वेजिटेशन में सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पानी को बहने के लिए रास्ता मिलता है। जबकि डेंस वेजिटेशन में पेड़ों की रूट्स वगैरह इसको क्या करती हैं? रिस्ट्रिक्ट करती हैं। आगे देखिए, इन पीपीटी की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा इसके पहले भी हम लोग ने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी आप हमें कमेंट वगैरह करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी हमें जरूर बताइएगा। ये थोड़ा सा टफ है, आप इसको पहचानेगा। दो जगह हैं, एक लेस पोरस ग्राउंड, फॉर एग्जांपल कोई सैंड एरिया, एंड अनदर इज मोर पोरस ग्राउंड, ग्रेवल एरिया। आपको बताना है कि इनमें से सरफेस रन ऑफ कहां होगा। जल्दी से सोचिए फटाफट। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सैंड एरिया में सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा और ग्रेवल्स में सरफेस रन ऑफ कम होगा। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम समझते हैं इन दोनों में से पोरस कौन सा है। व्हाट इज पोरस? तो पोरस का मतलब क्या होता है? देखिए, पोरस मींस एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फ्लूइड। कौन ज्यादा फ्लूइड एब्जॉर्ब कर सकता है? आप ना, तो आप में से कई लोगों ने सोचा होगा कि भाई सैंड ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, कई लोगों ने सोचा होगा ग्रेवल ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा सैंड। सरफेस रन ऑफ जो है वो सैंड में ज्यादा होगा और ग्रेवल्स में कम होगा। इसको हम आगे देखते हैं कैसे। देखिए इसको व्हाट इज पोरोसिटी? पोरस का मतलब क्या है? अभी आपने डिस्कस किया। पोरस का मतलब है, porous means ability to absorb a fluid. What is porosity? Measure of the percentage of pore space in rock or soil compared to total volume. अब अगर हम सैंड को देखें तो आप देखिए ये जो पर्पल कलर है ये सैंड में कम है और ग्रेवल्स में ज्यादा है। पर्पल कलर का मतलब है पोरोसिटी परसेंटेज, यानी जो ग्रेवल्स हैं इनमें पोरोसिटी ज्यादा या ज्यादा पोरस है, ज्यादा फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर ज्यादा फ्लूइड एब्जॉर्ब करेंगे तो सरफेस रन ऑफ कम हो जाएगा। जबकि सैंड में आप देखिए पोरोसिटी कम है और अगर पोरोसिटी कम है तो ये जो एब्जॉर्प्शन है वो कम करेंगे और सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिएगा,
इन दोनों में लेस पोरस ग्राउंड में सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा कि मोर पोरस ग्राउंड में ज्यादा होगा? तो आंसर सही है, लेस पोरस ग्राउंड में सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा, राइट। सीधे सीधे आप जोड़ सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन से। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कितना पानी रिस रिस कर धरती के अंदर जा रहा है, इसको पहचानिएगा। सरफेस रन ऑफ ज्यादा कब होगा? एक सैचुरेटेड में और ड्राई एयर में। पानी एकदम गीली जमीन है, पानी बरसा, एक बारी पानी बरस चुका है, अब क्या है दोबारा पानी बरस रहा है। एक एकदम सूखी जमीन पड़ी है, समझ के पहली बार पानी बरसा है, तो बिल्कुल जो जमीन एकदम सूखी पड़ी है, ड्राई पड़ी है, उसमें पूरा पानी एब्जॉर्ब होगा, या ऐसे समझे इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, रन ऑफ कम होगा। जबकि जो सैचुरेटेड सॉइल है, जो गीली मिट्टी होगी, उसमें पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर आंसर है। अगर दो तरह की सॉइल हो, सैचुरेटेड और ड्राई सॉइल, तो जो सरफेस रन ऑफ होगा वो सैचुरेटेड सॉइल में ज्यादा होगा और ड्राई सॉइल में कम होगा। ठीक है, क्लियर होगा भाई। जो मिट्टी सूखी है इसमें तो रन ऑफ होने की कोई पॉसिबिलिटी है, बट लेकिन तब पॉसिबिलिटी जब इसका इन्फिल्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, जब ये एब्जॉर्ब कर चुकी होगी, तब रन ऑफ होगा। और अगर मिट्टी गीली है, सारे पोर्स जो है वो वाटर से फुलफिल है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा। आगे देखिए, आपको फिर पहचानना है इन दो कंडीशन में सरफेस रन ऑफ कहाँ पे ज्यादा होगा। एक कंडीशन आपने देखी, पानी बहुत तेज टॉरेंशियल रेनफॉल हुई है, बहुत ज्यादा तेज पानी बरसा है, और आप देखिए धीरे धीरे टिप 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 करके पानी बरसता चला जा रहा है। तो बिल्कुल क्लियर, आपने देखा अचानक से अगर बहुत तेज पानी बरस जाए तो वाटर लॉगिंग होने लगती है, रोडों पर पानी भरने लगता है, पानी बहने लगता है, ओवरफ्लो होने लगता है। जबकि धीरे धीरे पानी बरसता रहता है तो हल्के फुल्के कीचड़ के साथ धीरे धीरे पानी एब्सॉर्ब भी होने लगता है। तो टॉरेंशियल रेनफॉल और जेंटल रेनफॉल में जो सरफेस रन ऑफ होगा वो ज्यादा कहाँ पे होगा? टॉरेंशियल में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? टॉरेंशियल रेनफॉल। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना परमिएबिलिटी या इन्फिल्ट्रेशन। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? देखिए, परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? इन जनरल लैंग्वेज में समझते हैं परमिएबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी लिक्विड है वो किसी लेयर से कितना ट्रांसफर हो सकता है। देखिए, द एबिलिटी ऑफ फ्लूइड कॉमनली वाटर एंड ऑयल टू फ्लो थ्रू अ मटेरियल। जैसे मानिए कि जमीन पे जब पानी पड़ रहा है तो कितना पानी उसके पोर्स से अर्थ के अंदर जा रहा है, अभी हमें समझना है। और जो पानी अंदर जितना जा रहा है इसी को हम बोल रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन। तो बिल्कुल क्लियर, इन्फिल्ट्रेशन जितना ज्यादा होगा सरफेस रन ऑफ उतना कम होगा, या उल्टा समझे, सरफेस रन ऑफ जितना ज्यादा होगा इन्फिल्ट्रेशन उतना कम होगा। क्लियर है? आगे देखिए, इसमें आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइस पर आपको क्या लगता है कितने पोर्स होंगे? बहुत कम। तो आइस कैसी होगी? आइस ऑफन कॉजेस ग्राउंड टू बी इम्परमेबल, यानी आइस से पानी अंदर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। सरफेस रन ऑफ इज मोर लाइकली टू अकर व्हेन द ग्राउंड इज फ्रोजन। अगर बर्फ से ग्राउंड जमा हुआ है तो सरफेस रन ऑफ क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर बर्फ नहीं जमी हुई है तो कंपैरेटिवली इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और सरफेस रन ऑफ कम हो जाएगा। Water cannot seep into the frozen ground, right? आगे समझिए, पहचानिएगा आप लोग। ठीक है, अभी आपने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, वाटर फॉल ऑन ए स्टीप स्लोप एंड वाटर फॉल ऑन जेंटल स्लोप। आपने इसको रन ऑफ के बारे में पढ़ा था। तो रन ऑफ ज्यादा कहां पे हो रहा था? आपने देखा था रन ऑफ ज्यादा हो रहा था स्टीप स्लोप पे और कम हो रहा था रन ऑफ जेंटल स्लोप पे। क्यों यहाँ पे रन ऑफ कम हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब ज्यादा हो रहा था और यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब कम हो रहा था। तो देखिए, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा कहाँ पे होगा? इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा कहाँ पे? जेंटल स्लोप पर। क्लियर? तो सरफेस रन ऑफ और इन्फिल्ट्रेशन अपोजिट है, जहां रन ऑफ ज्यादा होगा इन्फिल्ट्रेशन कम होगा, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा रन ऑफ कम होगा। तो यहाँ पे क्या है? स्टीप स्लोप पे रन ऑफ ज्यादा है और इन्फिल्ट्रेशन कम है, जेंटल स्लोप पे रन ऑफ कम है, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा है। आगे देखिए, शहरों में इन्फिल्ट्रेशन का लेवल कैसा होता है और गांव में कैसा होता है, एग्रीकल्चर एरिया में कैसा होता है? तो बिल्कुल क्लियर सा है,
आप अगर इन जनरल ऐसे सोचिए कि भैया वाटर लेवल ज़्यादा कहाँ पे होता है या हाई कहाँ पे होता है, तो आप पाएंगे कि कॉमनली एग्रीकल्चर या रूरल लेवल एरियाज में वाटर लेवल हाई होता है, क्योंकि जो अर्बन एरिया से कंक्रीट है, अर्बन हीट आइलैंड बन चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस रन ऑफ ज़्यादा है लेकिन इन्फिल्ट्रेशन कम है, और एग्रीकल्चर एरियाज में सरफेस रन ऑफ क्या है, कम है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा है, राइट। तो इसका क्या आंसर सही होगा बताइए। इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा कहाँ पर होगा, इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा कहाँ पे, एग्रीकल्चर एरियाज में। क्लियर है। दूसरा फिर से वही आ गया, इनमें से आपने पढ़ा था डेंस वेजिटेशन और रेयर वेजिटेशन, इनमें से सरफेस रन ऑफ ज्यादा कहां पे था, तो आपको याद होगा रन ऑफ आपने ज्यादा कहां कहा था, रन ऑफ आपने ज्यादा कहा था इस यहाँ पे ज्यादा कहा था और यहाँ पे कम कहा था, क्योंकि यहाँ पे आपने बताया था कि ज्यादा रूट्स वगैरह होने से या ब्रांचेस होने से पानी का जो फ्लो है रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो क्लियर है, पानी का रन ऑफ यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा कहाँ पे होगा, इन्फिल्ट्रेशन मॉनसूनल रेन फॉरेस्ट में होगा या ऐसी जगह पे होगा जहां पे डेंस वेजिटेशन है। ठीक है, अगेन हम देखते हैं सैंड में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा कि ग्रेवल्स में ज्यादा होगा। तो पीछे आपने पढ़ा था रन ऑफ ज्यादा कहां पे था, तो आपने पढ़ा था यहाँ पे जो सैंड है वो लेस पोरस है, लेस पोरस होने से इन्फिल्ट्रेशन कम हो रहा था, इन्फिल्ट्रेशन कम होने से यहाँ रन ऑफ ज्यादा था। ठीक है, और यहाँ पे जो पोरोसिटी थी वो ज्यादा थी, तो यहाँ पे रन ऑफ कम था। तो याद रखिएगा ग्रेवल्स में क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, राइट। समझ सकते हैं, पीछे की स्लाइड से कंपेयर कर करके देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। आगे देखिए, कहां पे पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई गीली मिट्टी है या कोई फ्रोजन कोई ह्यूमिड ग्राउंड है, वेट ग्राउंड है, तो वहां पे पानी जल्दी जमा हो जाएगा कि ड्राई ग्राउंड में होगा। तो आंसर बिल्कुल सही है, क्या होगा, ड्राई में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, राइट। अगला देखिए, टॉरेंशियल में ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होगा कि जेंटल में, पानी अचानक से बहुत सारा बरस गया और धीरे धीरे करके बरस रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है दिमाग में कि पानी धीरे धीरे बरस रहा है तो मिट्टी की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इन्फिल्ट्रेशन कहां ज्यादा होगा, जेंटल रेन में ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, हमें जो पढ़ना है वो ट्रांसपिरेशन को पढ़ना है। क्या ट्रांसपिरेशन होता है, यही लास्ट पॉइंट है। ठीक है, पत्तियों को या पेड़ों के पत्तियों को आप जब उल्टा करेंगे तो आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हीं को हम नाम देते हैं स्टोमेटा। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि जो पेड़ों के अंदर पानी है इसका एवोपरेशन होना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ऐसे देखिए, पानी रूट एब्जॉर्ब करती है और वाटर पूरे प्लांट से ट्रेवल करता है और पत्तियों के स्टोमेटा से क्या होता है, पानी एब्जॉर्ब होता है। इसी एवोपरेशन को, दिस एवोपरेशन इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन। क्लियर होगा। पत्तियों को आप घर में कोई भी पेड़ होगा उसको पलट कर देखिएगा तो आप देखेंगे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं स्टोमेटा। द स्मॉल ओपनिंग ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इस स्टोमेटा में जो ओपनिंग है इससे एवोपरेशन होता है। अब आप बताइए, अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी तो एवोपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, गर्मी कम पड़ रही होगी तो एवोपरेशन कम होगा। देखिए, अंडरस्टूड। ड्यूरिंग द समर द स्टोमेटा गेट लार्जर एंड मोर ट्रांसपिरेशन अकर्स, राइट। समर में क्या होगा, गर्मी ज्यादा है तो एवोपरेशन ज्यादा, तो ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है, ज्यादा होगा, पौधों से भी पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। और ड्यूरिंग द विंटर स्टोमेटा गेट वेरी स्मॉलर एंड लेस ट्रांसपिरेशन अकर। क्लियर है। सर्दियों में ट्रांसपिरेशन का रेट कम होगा, ऐसे समझिए, एवोपरेशन रेट भी कम होता है। गर्मियों में ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होगा। आशा करता हूं कि वीडियो में आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। आप अपने सुझाव हमें यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। इसी की वीडियो नंबर 2 के साथ हम जल्दी ही आएंगे। थैंक यू। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके बारे में मिल सके।